आइए आज देखते हैं कि भारत को प्रादेशिक आधार पे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और इसमें कौन कौन से ज्योग्राफर बांटे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत को प्रादेशिक भूगोल में यानी कि इंडिया के ओरिजिनल आधार पे किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है और कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले देखते हैं कि डेडले स्टाम्प द्वारा भारत का सीमांकन कितने बृहद प्रदेश या मध्यम प्रदेश या लघु प्रदेशों में किया गया है। आज उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो डेडले स्टाम्प होते थे वो 1922 से 24 के दौरान में अपनी एक पुस्तक लिखते हैं जो पुस्तक का नाम था एशिया और रीजनल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसमें भारत एक प्रादेशिक विभाजन प्रस्तुत किए और उसमें उन्होंने आधार के रूप में मतलब मुख्य रूप से भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की, भौतिक रचना यानी कि फिजियोग्राफी की बात की, जलवायु यानी कि क्लाइमेट संबंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 बृहद प्रदेशों में बांटने की बात करते हैं। जो उनका पहला प्रदेश था वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद से जो अगला उनका विभाजन था वो उत्तरी मैदानी प्रदेश यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन यानी कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं उसको उन्होंने बांटा। अगला जो उनका क्लासिफिकेशन था यानी कि वितरण जो था वो भारतीय पठार यानी कि इंडियन प्लेटू के बारे में बात करते हैं। इन 3 को फिर से डिवीज़न करते हैं उप प्रदेशों में यानी कि सब डिवीज़न करते हैं यानी कि 22 उप डिवीज़न करते हैं। पहले उन्होंने 3 भागों में बांटा जो बृहद प्रदेश था, फिर उनका उप विभाजन किया 22 प्रदेशों में। आइए देखते हैं उनका तीन जो आधार था बांटने के लिए तीनों प्रदेशों का वो मुख्य रूप से कौन कौन था। तो जब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में बात करते हैं तो उसमें उनका वो अपने विभाजन के लिए जलवायु और ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इसको फिर से मतलब कि उप विभाजन यानी कि सब डिवीज़न करने की बात करते हैं। दूसरा जो उनका रीजन था उत्तरी मैदानी यानी कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका जो उप विभाजन था उन्होंने जलवायु को आधार मानते हुए उसको सब क्लासिफिकेशन करते हैं। अगला या तीसरा उनका जो रीजन था भारतीय पठार यानी कि इंडियन प्लेटू जो रीजन था उसका उप विभाजन उन्होंने संरचना और ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए उसको फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसका पहले तो ये देखेंगे कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटे हैं, उसका कौन कौन सा डिवीज़न है। उसके बाद से नॉर्दर्न माउंटेन को देखेंगे, फिर उसके बाद से भारतीय पठार को देखेंगे। तो मुख्य रूप से जो 3 उनका डिवीज़न था उत्तर ये नॉर्दर्न माउंटेन था यानी कि जो ग्रीक कलर से बना हुआ जो क्षेत्र है यानी कि जो पूरे ऊपर के साइड में जितने हिमालयन क्षेत्र है वो चाहे आपका उत्तरी क्षेत्र में हो चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हो वो सभी को एक भाग में मानकर मतलब एक बृहद प्रदेश के रूप में जाना जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन क्षेत्र। उसके बाद जो जस्ट उसके नीचे के जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने उत्तरी मैदानी यानी कि नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं यानी कि जो उसके नीचे वाला जो बृहद प्रदेश था या बृहद समतली जो क्षेत्र था उसको उन्होंने उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। जो उसके नीचे जितना भी मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग बचता है जिसको उन्होंने मतलब कि पूरे इस प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र को उन्होंने भारतीय पठार यानी कि इंडियन प्लेटू के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो ये 3 मुख्य रूप से उन्होंने बृहद प्रदेशों में बांटा था यानी माक्रो रीजन में बांटा था इसका सब डिवीज़न कितने भागों में करते हैं। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला उनका मतलब कि उत्तरी पर्वतीय यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन वाला जो क्षेत्र था उसको फिर उन्होंने 4 भागों में बांटने की बात करते हैं। तो जो पहला उनका प्रदेश था यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट हिली क्षेत्र यानी कि जो यह वाला पूरा क्षेत्र था उसको उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जानते हैं यानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसको एक मतलब उप विभाजन किए। उसके बाद से जो दूसरा उनका मतलब कि विभाजन था तो वो हिमाचल प्रदेश यानी कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के जो जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र होता है जो हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने हिमाचल रीजन यानी कि हिमाचल प्रदेश के रूप में क्या हुआ उप विभाजन किया। उसके बाद से जो अगला विभाजन होता है उसको बोला जाता है उप हिमाचल प्रदेश यानी कि सब हिमाचल रीजन यानी कि जैसे ही जस्ट उसके हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र होता है पूरे हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिणी भाग और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र होता है उन सारे क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने उप हिमाचल प्रदेश का नाम दिया और उसको बांटे। जो अगला उनका मुख्य डिवीज़न था उसको लद्दाख प्रदेश यानी कि संपूर्ण जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उसको एक ही प्रदेश के रूप में विभाजित करते हैं
जिसका नाम उन्होंने लद्दाख प्रदेश का नाम देते हैं। फिर आइए अगला विभाजन देखते हैं कि जो उत्तरी मैदानी यानी कि जो नदर्न प्लेन या ग्रेट प्लेन है उसको इन्होंने कितने भागों में बांटने की बात करते हैं। तो जब देखते हैं कि उत्तरी नदर्न जो प्लेन है उसको उन्होंने पाँच भागों में बांटने की बात करते हैं। वो 5 भाग कौन कौन सा है? पहला जो उनका डिवीज़न था वो सतलज का मैदान यानी कि सतलज प्लेन के बारे में बात करते हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको सतलज का मैदान या कहीं कभी कभी इसको पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो उप विभाजन था पहला, जो पश्चिमी साइड, उत्तर और पश्चिमी साइड में पड़ता है पूरे भारत में, उसको उन्होंने सतलज का मैदान का नाम देते हैं। अगला जो उनका डिवीज़न था वो था ऊपरी गंगा का मैदान यानी कि अपर गंगा प्लेन। यानी कि जो उसका सेकेंड जो डिवीज़न था उन्होंने ऊपरी गंगा मैदान यानी कि अपर गंगा के मैदान के रूप में उन्होंने चिन्हित किया। जो उसके बाद उनका जो डिवीज़न था वो मध्य गंगा का मैदान यानी कि मिडिल गंगा प्लेन के नाम से, यानी कि जो उसके बाद वाला बृहद क्षेत्र बचता है जो मैदानी क्षेत्र है उसको उन्होंने मध्य गंगा मैदान के नाम से जाना। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न है निचला गंगा का मैदान यानी कि लोअर गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पूरा आपका ये बंगाल वाला जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने लोअर गंगा यानी कि निचली गंगा के मैदान से जानते हैं। अगला जो उनका डिवीज़न था वो ब्रह्मपुत्रा की घाटी यानी कि ब्रह्मपुत्रा वैली को, यानी कहने का मतलब यह है कि जो क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा मलबे लाकर निक्षेपित करके अपने घाटी में जो समतली या उपजाऊ भूमि का निर्माण किया उसको ब्रह्मपुत्रा घाटी या ब्रह्मपुत्रा घाटी मैदान के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इनका नदन या उत्तरी मैदानी प्रदेश था उसको उन्होंने 5 भागों में बांटने की बात करते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो अगला उनका डिवीज़न था जिसको भारतीय पठार प्रदेश यानी कि इंडियन प्लेटू रीजन बोला जाता है उसको उन्होंने कैसे बांटा। तो सबसे पहले इसमें देखने की कोशिश करते हैं तो उसको उन्होंने गुजरात रीजन यानी कि गुजरात प्रदेश के रूप में एक छोटे से प्रदेश के रूप में उप विभाजन किया। उसके बाद से जब देखने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने मरु प्रदेश यानी कि डिजर्ट रीजन के बारे में बात करते हैं। यानी जो राजस्थान है उसके जो पश्चिमी क्षेत्र में जो है उसको उन्होंने मरु प्रदेश यानी कि डिजर्ट रीजन के बारे में कहते हैं। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था वो राजस्थान और मालवा का पठार यानी कि राजस्थान और जो मालवा के प्लेटू है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान में पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उस पूरे बृहद प्रदेश को उन्होंने राजस्थान व मालवा के पठार के नाम से जाना जाते हैं। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था मध्य भारत का पठार, यानी मध्य भारत का पठार मतलब कि मिडिल इंडियन प्लेटू के बारे में बात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यह बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है और उसके आसपास का जो समीपवर्ती क्षेत्र होता है उसको मिलाकर उन्होंने मध्य भारत का पठार के नाम से उन्होंने जानने की कोशिश की। फिर अगला जो उनका डिवीज़न है तो उसमें उनका अगला जो डिवीज़न था छोटा नागपुर का पठार यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू के रूप में उन्होंने चिन्हित किया, जो कि मुख्य रूप से आप झारखंड वाले क्षेत्र में कह सकते हैं है या बंगाल वाले को कुछ क्षेत्र को जब शामिल किया जाता है तो उसको छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला जो उनका डिवीज़न था वो लावा का पठार यानी कि जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है उसको उन्होंने लावा के पठार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न है दक्कन का पठार, यानी कि जब दक्कन के पठार के बारे में बात करते हैं तो जो दक्कन के पठार के बारे में जब बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से जो कर्नाटका वाला जो क्षेत्र होता है, जो कर्नाटका प्लेटू वाला जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने दक्कन पठार के नाम से जानने की चिन्हित करने की बात की। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न होता है वो होता है गोदावरी कृष्णा प्रदेश यानी कि कृष्णा गोदावरी रीजन के बारे में बात करते हैं। तो ये गोदावरी कृष्णा वाले की मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पश्चिमी घाट से यानी कि वेस्टर्न घाट से जब ये दोनों नदियाँ निकल के पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है तो एक मैदान का निर्माण करता है जिसको उन्होंने गोदावरी कृष्णा रीजन यानी मैदान के बारे में बात करते हैं, उसको चिन्हित करते हैं। जो अगला उनका डिवीज़न था वो था महानदी यानी महानदी घाटी के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र से आगे बहती हुई महानदी जब बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है तो एक मतलब कि भूभाग का निर्माण करती है जिसको महानदी के नाम से जाना जाता है। जो उनका अगला डिवीज़न था पूर्वी घाट यानी कि पूरे
जो मतलब आपको पता है कि एक ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी जो घाट होती है वो कंटिन्यूस सीरीज है, वो लगातार वाली सीरीज है। लेकिन अगर वही पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूस सीरीज है, यानी कहने का मतलब है कि बीच बीच में इसको नदियों द्वारा काटा गया है। जैसे कृष्णा गोदावरी वाला रीजन हो गया, महानदी रीजन हो गया, ऐसे तमाम आसपास के जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं इसको काट काट करके डिसकंटिन्यूट कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था, या उड़ीसा कह सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र कह सकते हैं, जो तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों को जब मिलाया जाता है इसको पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से उन्होंने जो अगला डिवीज़न किया था पश्चिमी घाट, यानी कहने का मतलब है कि जो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पश्चिम क्षेत्र में जो विशाल एक पहाड़ के रूप में खड़ा हुआ है जिसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, उस पूरे नैरो मतलब कि जो पतली सरकरी जो क्षेत्र है जो दक्षिणी भारत से लेकर गुजरात या महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र में फैला हुआ जो क्षेत्र है उसको उन्होंने वेस्टर्न घाट के नाम से जाना। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान उस क्षेत्र को बोलते हैं जो खास करके अब देखने की कोशिश करें तो ये आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र होता है जिसको कोरोमंडल रीजन कहा जाता है, उस मतलब कि तटीय क्षेत्र का जो मैदान है उसको उन्होंने पूर्वी तटीय मैदान यानी कि ईस्टर्न कोस्टल रीजन के बारे में बात करते हैं। जो अगला उनका डिवीज़न है वो है उत्तरी सरकार प्रदेश, यानी कि नर्दर्न सरकार रीजन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य रूप से आप देखेंगे उड़ीसा वाला क्षेत्र में या आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जो तटवर्ती क्षेत्र में लगा हुआ एक मतलब कि सरकारी लंबी से जो क्षेत्र है उसको उन्होंने उत्तरी सरकार प्रदेश के नाम से विभाजित किया। फिर ये देखिए मुख्य रूप से वही मैप है जिसमें बताने की कोशिश किया गया है कि किस क्षेत्रों में किन किन को बांटने की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये जो बृहद प्रदेश उन्होंने बांटा था जिसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोला। जस्ट उसके नीचे वाला जो क्षेत्र था ये एक बृहद प्रदेश, उसको उन्होंने उत्तरी मैदान क्षेत्र के बारे में बात की। और जो ये संपूर्ण मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत बचा हुआ जो क्षेत्र है उसको उन्होंने इंडियन प्लेटू यानी कि भारतीय पठार के नाम से जाना। फिर उसका मतलब क्या हुआ, सब डिवीज़न किए। तो ये उनका मतलब डेडली स्टाम्प द्वारा 1922 से 24 के बीच में जो उन्होंने एक बुक लिखा था एशिया एशिया एक प्रादेशिक भूगोल, जो उन्होंने बुक लिखा था उसमें उन्होंने कुछ तत्वों को ध्यान में रखा और उसके आधार पर जो इसका डिवीज़न किया जो मुख्य रूप से 22 होते हैं वो उसको आज हमने पढ़ने की कोशिश की। आने वाले समय में और वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि फिर इनका भारत का पूरा बृहद प्रदेश, लघु प्रदेश या मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जोग्राफर हुए हैं जो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किए हैं, तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।